हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स मैथमेटिक्स के बारे में, सीसेट मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, रिवीजन क्लासेस था वो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बारे में देखने वाले हैं। ओके, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे टू दी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा बेसिक, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन और थोड़ा फार्मूलाज और उसका जो बेसिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, सो दैट आप सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके। तो देखो, कौन कौन सा टॉपिक हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मतलब देखे हैं, उससे हमको यही समझ में आया कि कुछ टॉपिक्स जो है वो रिपीटेड है। ठीक है, तो हम लोग उसी टॉपिक्स को यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। ओके। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो कह सकते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज कह सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज कह सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि ए से जेड तक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो 1 2 3 इस तरह। ठीक है, उसको ऐसे भी कह सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग वाला भी कह सकते हो। राइट। कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी देखोगे ना कि कोई भी अल्फ़ाबेट है उसको कन्वर्ट करने के लिए रहेगा। मीन्स वो या तो नंबर्स में दिया होगा या कोई और अल्फ़ाबेट में होगा। ठीक है, तो उस टाइप में है। तो इस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हम लोग सबको मिक्स कर दे रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग को भी हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज़ में इंक्लूड कर दे रहे हैं। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है ऑड वन आउट वाला। ठीक है। देन हम लोग का सेक्वेंस वाला। सेक्वेंस में क्या होता है, नंबर सीरीज टाइप का होता है ना, उसको यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो, उसको मैथमेटिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, नो इशू। ठीक है। देन ब्लड रिलेशन। उसके बाद है कैलेंडर। देन क्लॉक। क्लॉक से वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैक्सिमम, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है। एंड देन है सीटिंग अरेंजमेंट। ओके। और एक टॉपिक और है जिसमें कह सकते हैं हम लोग डायरेक्शन एंड सिलोगिज्म जो है, डायरेक्शन और सिलोगिज्म। ओके। तो अगर इतने सारे टॉपिक्स अगर आप लोग कर लेते हो तो आई थिंक आप लोग का जो रीजनिंग वाला टॉपिक है, पोर्शन है, वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से तो हम बोलेंगे सबके सब इम्पॉर्टेंट ही हम लोग टॉपिक यहाँ पे मतलब शॉर्ट आउट किए हुए हैं। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चंस को और कुछ कुछ टॉपिक का जो बेसिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज के बारे में जो था, जिसमें हम लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना रहता है उस तरह, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2023 का टॉपिक है ये, मतलब क्वेश्चन है ये। उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ इन एनी कोड लैंग्वेज एल सी को हम लोग लिख सकते हैं 6, एल सी कैन बी रिटन एज 6, और टी ई को लिख सकते हैं हम लोग एज 10। तो बताना है कि पी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ओके। तो देखो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज में ना कैसे याद किया जा सकता है, जैसे कि ए बी सी डी जो है जेड तक है, तो सबको हम लोग सेक्वेंस में कैसे याद कर सकते हैं, 1 2 3 कैसे याद करेंगे। इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि हम लोग यहाँ पे ई ज्योति करके याद कर लो। ई ज्योति क्योंकि कि ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 पोजिशंस हो गया। ठीक है, जो इन लोगों का पोजीशन है ना वो हम लोग यहाँ पे इस तरह याद कर सकते हो। अब जैसे एल सी है, ठीक है, तो एल कहाँ पे आता है, जे के बाद जे के एल, दैट मीन्स ये 12 हो गया। और सी कहाँ पे है, 3 हो गया। ठीक है। देन टी ई, टी ई, टी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 में है तो 20, और ये हो जाएगा 5। देन हम लोग को पी डी का करना है, पी और डी, ये होता है 4। और पी कितने कहाँ पे आएगा, ओ के बाद पी, दैट मीन्स यहाँ पे 16, ये है 6। तो 6 कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इट विल बी 36, और 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। दैट मीन्स 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो इसके हेल्प से किए। ठीक है, आप लोग ये नहीं भी याद करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये याद कर लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है।
ठीक है, चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, इससे हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, खास करके अल्फ़ाबेटिक वाला में। ठीक है, या फिर सीरीज बनाना है या कोड डिकोड करना है वैसे भी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, वो ये है कि e इज इक्वल टू 5, इफ e इज इक्वल टू 5 एंड अमेंडमेंट इज इक्वल टू 89, तो बताना है कि सेक्रेटरी जो है उसका क्या कोड हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या कोडिंग क्या हो जाएगा, क्या नंबर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि ई इज इक्वल टू 5 है, तो वही वाला मैथड जो है ना, ई जोती जो है उसी को लिखेंगे। ई है 5, ये हो जाएगा 10, 15, 20 और 25। यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट कर दूँ और मुझे लग रहा है कि ये सबके सब एडिशन में आएगा, एडिशन में 89 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। कैलकुलेशन मीन्स क्या है कि बस रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन करके आपको ऐड करना होगा, तो उतना ही जो टाइम लगेगा तो लगेगा। ओके, ये बन जाएगा आपसे। देन हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस देखते हैं। ओके, मतलब अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक। ये तो हो गया कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, एक सीरीज वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ABC और उसके बाद है 6, इसके बाद है EFG, इसके बाद है 210, इसके बाद है UK, और इसके बाद पूछा जा रहा है क्या होगा यहाँ पे नंबर, एक सेक्वेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो ABC मीन्स व्हाट, 1 2 3। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह EFG कहाँ हो जाएगा, 5 6 और 7 मल्टीप्लाई करो, देखो 30 मल्टीप्लाइड बाई 7 210। इसी तरह UK का क्या होगा, T के बाद U होता है, दैट मीन्स 21, और K कहाँ पे है, J के बाद K, दैट मीन्स 11 और 21 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 21 और 11 हो गया, ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, यानी 231 ऑप्शन। टू 231 तो ऑप्शन नहीं है। ओके, ओ सॉरी, ये UK नहीं है, ये IJK था, माय मिस्टेक, ये IJK है। तो IJK का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा यहाँ पर 9, ये 10, ये 11, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 99 इंटू 10 हो जाएगा 990। ओके, माय मिस्टेक, वहाँ पे थोड़ा सा देखने में इशू हो गया था। ठीक है, वो IJK है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 23 के क्वेश्चन में देखोगे ना, तो 23 क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और 1-2 क्वेश्चन और होगा जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन 22 का क्वेश्चन अगर देखोगे तो वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन सबका सब जितना भी है वो इसी बेसिस पे बनेगा जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नंबर सीरीज़ वाला। ठीक है, नंबर सीरीज बोल सकते हो या फिर इसको कह सकते हैं कि सीक्वेंस वाला टॉपिक है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके, और देखो यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स है ना, जितना भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए, सब टॉपिक्स को अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आप लोग के रिवीजन के लिए वो बेटर होगा। फाइन, एक नंबर सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक 2 3 4 6 6 9 8 12 10, इसके बाद यहाँ ब्लैंक है 12 18 देन 14 और 21। देखो इसको देख करके तो एक ही बार में समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मिक्स्ड है। ठीक है, एक सीरीज नहीं है, तो मिक्स है तो कैसे, 2 4 6 8 10 12 14, इसी तरह 3 6 9 12, यहाँ पे क्या आएगा 15, एक बार में समझ में आ ही गया कि 15 है। देन यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ 21 हो गया, आंसर 15 हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं थे यहाँ पर। ओके, देन एक और है जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, वो है QNK क्वेश्चन मार्क E। देखो यहाँ पे क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्यों ना, सॉरी यहाँ पे E है, K नहीं। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे फिर से वही लिखें और हम लोग ना इसको इस साइड से रीड करना शुरू करें। ये कितना है, 5 है, ये कितना होगा, J के बाद K होता है, दैट मीन्स 11 हो गया। यहाँ पे N है तो कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा।
और OPQ दैट मीन्स ये हो गया 17। तो अब देखो ना, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 3 का गैप होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 का पोजीशन किसके लिए है, तो 8 का पोजीशन देखो E के बाद हो गया FGH, H हो जाएगा यहाँ पर, H हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप इधर से अगर आपको कन्वीनियंट नहीं हो रहा तो आप इधर से काउंट करना शुरू करो, जिधर से आपको कन्वीनियंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 2 टॉपिक जो है जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो गया या फिर जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो हम लोग इधर सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंस वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, सीक्वेंस मतलब वही नंबर सीरीज जो हो गया, वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन बहुत बार पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बेसिक पता नहीं होने की वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बहुत कोई को। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेते हैं कि डायरेक्शन वाले को अप्रोच कैसे करना है, सो दैट वो थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। ओके, 2022 का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि गोइंग 50 मीटर टू साउथ विथ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, वो डायरेक्शन लिखना होता है। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखो याद करने के लिए कैसे करेंगे, ये जो 4 का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ से इस तरह करके फॉर्मेशन शुरू करना, तो इससे कन्वीनियंट हो जाएगा कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। तो हमेशा यहाँ डायरेक्शन पहले शो कर लेना। ठीक है, तो गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस, अपने घर से साउथ की तरफ जा रही है 50 मीटर गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि राधिका टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर नहीं कर देना क्योंकि ये इस साइड आ रही है ना, तो लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 20 मीटर चली गई, तो 20 मीटर मुझे थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो यहाँ पे चलेगा। तो देन टर्निंग टू द नॉर्थ, अब यहाँ से वो नॉर्थ जा रही है, सी गोज 30 मीटर। अब 30 मीटर है ना, तो देखो ये वाला पूरा यहाँ 50 मीटर है, 30 मीटर तो ऑब्वियस से छोटा ही होगा। ओके, देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। ओके, फाइनली हम लोग को कहाँ तक दिया हुआ है, फाइनली हम लोग को यहीं तक दिया हुआ है ना, 30 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो अपने घर के अंदर चली जाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन में है। ओके, वेट ए सेकेंड। ओके, यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक जाना है, ये पूछा गया है कि कहाँ किधर वो फाइनली किधर वो मूव कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहुँच गई ना, 30 मीटर पहुँच गई, इसके बाद ये किधर मूव कर रही है, वॉकिंग टुवर्ड्स हर हाउस के लिए बोला गया है, वॉकिंग टू हर हाउस। तो इसका मतलब ये इस साइड वॉक कर रही है ना, दैट मीन्स नॉर्थ की तरफ वॉक कर रही है, दैट मीन्स नॉर्थ हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये होता है, पूछा जाता है कि इनिशियल पॉइंट से बताओ कि किस डायरेक्शन पे है, या फिर ये पूछा जा रहा है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाएगा। ओके, तो ऐसे डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, राइट। यहाँ पे तो डायरेक्शन का क्वेश्चन और मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करना है कि पहले यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर दो, उसके बाद जो भी है मेजरमेंट मतलब सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग 50 को ऐसे डिनोट किए और 20 को इससे बड़ा कर दिए, इससे क्या होगा ना, कभी एंगल पूछ दिया या कभी एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछ दिया, तो वहाँ पर रॉन्ग होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ओके, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप लोग को डायरेक्शन का और क्वेश्चन देखना है तो आप लोग यूपीएससी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्शन का वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, वो भी काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन रहता है वहाँ पर भी। ठीक है, अब चलो एक और टॉपिक है, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, देखो जितना भी टॉपिक्स बता रहे हैं ना, सबको देखो और सबको मतलब एक रिवीजन के तौर पे देखो। यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स बता दे रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया या एसएससी में हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पीसीएस के एग्ज़ाम में वो उतना ज़्यादा लेवल नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक तो जानना होगा। तो ब्लड रिलेशन में क्या है ना, देखो जो कपल होता है, कपल को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ डिनोट करने का जो तरीका होता है, साइन होता है, वो याद रखना है। कपल को हम लोग डबल एरो से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, भाई बहन को हम लोग कैसे शो करते हैं, भाई बहन को हम लोग एक एरो से शो करते हैं, मतलब रे से शो करते हैं। अगर वो मेल है तो मेल को हम शो करते हैं प्लस से, आप लोग मेल का साइन भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। फीमेल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं,
और जो जनरेशन होता है, जनरेशन को एक रो में लिखना है, इन वन रो। ठीक है, इससे आसान होता है कि हम लोग समझ सकते हैं कि कौन किसका भाई है, कौन चचा है, कौन क्या है, वो हम लोग को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं एक बार। देखो 22 का क्वेश्चन है ये कि रंजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। रंजन जो है वो सचिन का भाई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, भाई है तो एक एरो दिए हुए, और रंजन भाई है, सचिन के बारे में भी नहीं बताया, नाम से मत चले जाना, जो दिया है बस वही डेटा देखना है। रंजन जो है सचिन का भाई है, दैट मीन्स ये प्लस हो गया, एरो दे दिए। ठीक है, और मानक इज फादर ऑफ रंजन। मानक जो है रंजन के फादर हैं, इस तरह लिख देते हैं, फादर हो गया मानक, तो ये प्लस हो जाएगा, फादर मेल होता है, और यहाँ जनरेशन हो गया ना, देखो ऊपर वाला जनरेशन हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन करना नीचे वाला जनरेशन टाइप में। ठीक है, जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, एंड प्रिया इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ सचिन। प्रिया जो है सचिन की डॉटर है, तो सचिन की डॉटर है प्रिया, दैट मीन्स ये माइनस हो गया। और एक चीज़ क्या दिया हुआ था, जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, तो जगत मीन्स ऐसे यहाँ पे कहते हैं जगत, और ये हो गया ब्रदर है तो इस तरह प्लस हो गया। ठीक है, देन हु इज द अंकल ऑफ जगत। जगत का अंकल कौन है। अब देखो यहाँ पे समझ आ गया ना कि ये वाला हो गया कि भाई बहन जो भी है अपना एक जनरेशन वाला हो गया। यहाँ पे फादर हो गए, यहाँ पे मम्मी हो गए, यहाँ पे अंकल आंटी सब हो गए, तो अंकल कौन हो गया, रंजन, दादाजी हो गए मनक। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे समझ में आया था, तो रंजन हो गया ना यहाँ पे आंसर, इजी हो गया ना। तो ऐसे ही यहाँ पे शो करना होता है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना, कपल को ऐसे डबल एरो से शो करना है, सिबलिंग को मतलब भाई बहन को एरो, सिंगल एरो से, सिंगल रे से, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, और जनरेशन को एक रो में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे है जनरेशन को एक रो में वैसे ही। ठीक है, इसे ईजी हो जाता है सब कुछ। ओके, तो ये हो गया ब्लड रिलेशन का। अब 23 में जो क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 23 में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, ए और बी दोनों भाई हैं, जो दिया हुआ है दोनों भाई है, दोनों भाई कर देते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर, तो ए ब्रदर है, बी कौन है, बी सिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो बी को सिस्टर कर लेते हैं, बी को निगेटिव कर देते हैं यहाँ पर। ओके फाइन, एंड सी इज फादर ऑफ ए। सी जो है ए के फादर हैं, ए के फादर है यहाँ पे सी, दैट मीन्स ये भी प्लस हो जाएगा। एंड डी इज सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर ऑफ सी, सी की सिस्टर है डी। ठीक है, देन ई इज मदर ऑफ डी। ई जो है वो डी की मम्मी है, तो यहाँ पे ई कर देते हैं, स्पेस तो होना चाहिए, चलो ठीक है, यहाँ पे मदर है तो मदर को माइनस में करना होगा, हाँ माइनस कर दिए इसको। देन क्या चीज़ है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ये जो बी है वो ई से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, तो इससे समझ में आ जा रहा है ना कि ई कौन है, कहीं ना कहीं दादी होगी या नानी होगी, यही तो हो सकता है। यहाँ पे हिंदी में तो नानी का ऑप्शन रहता है, लेकिन इंग्लिश में तो ग्रैंड मदर ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ओके, बी कैसे रिलेट कर रहे हैं, बी कौन हो जाएगी वो, ये अगर नानी है या दादी है तो ये ऑब्वियस है ना, ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, इसके बाद और एक जनरेशन यहाँ पे होता है ना, तब ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ए का ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाले को सॉल्व करना होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम है कैलेंडर में वो है ऑड डेज का, या कह सकते हो इसका एक्स्ट्रा डेज का। थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग एक साल में 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो 52 वीक्स अगर होते हैं तो इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना, 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा। दैट मीन्स 364 डेज आया, लेकिन 364 डेज तो होते नहीं है, होते कितना 365 और 366, ये हो गया लीप ईयर के लिए, ये नॉन लीप ईयर के लिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे रहा तो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे रहा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, और यही वाला पूरा का पूरा गेम है कैलेंडर के लिए।
ठीक है। तो हम लोग को ना देखो, जैसे कैलेंडर अगर देख रहे होगे ना, सामने में कैलेंडर है या फ़ोन में अगर कैलेंडर है, तो आप देखो कि 1 के बाद यहाँ पे 8 अगर होता है ना, तो वो सेम डे होता है। 8 के बाद फिर 7 ऐड कर दो, दैट मीन्स यहाँ 15 होगा। तो जितना भी यहाँ 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप होगा। तो आफ्टर 7 डेज वो रिपीट करता है डेज। ठीक है, सेम डे रिपीट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे 7 का जो रोल है और ऑड डेज का जो रोल है, वही यहाँ पे सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ है। ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम लोग पूछा जाए कि आज का दिन ये है, तो बताओ कि वो दिन क्या हो जाएगा, तो आपको सिर्फ गैप करके निकालना है कि जैसे आज का दिन है, ठीक है, ये आज है, और फाइनली जिस जिस दिन का पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वाला दिन का पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ निकालो कि नंबर ऑफ डेज कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना होगा। नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकल गया, तो आप क्या करो, उसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आज वाला दिन से बस काउंट करना। लाइक आज वाला दिन अगर संडे है, तो आज वाला दिन से काउंट करना शुरू करोगे कि नेक्स्ट डे, लाइक 1 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, 1 हो गया रिमाइंडर, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, मंडे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ दिन। अगर 0 हो गया रिमाइंडर, दैट मीन सेम डे हो जाएगा। ठीक है, 1 हुआ तो मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, 3 हुआ तो वेडनेसडे, इस तरह करके हम लोग का वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये है कैलेंडर का पूरा राज। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। 23 का अगर देखते हैं या 22 का देख लेते हैं एक बार। ओके, आप लोग देखो, कैलेंडर का जो भी टॉपिक है, अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। कैलेंडर हो गया या कोई भी टॉपिक हो गया, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग बेझिझक बता सकते हैं वहाँ पर। चलो, कैलेंडर में पूछा गया है क्वेश्चन, वो ये है कि 2009 का जो कैलेंडर है, 2009 का जो कैलेंडर है, वो रिपीट करेगा कौन से साल में। ठीक है, जैसे कैलेंडर का 2009 का मान लो शुरू किया हुआ है, 1 जनवरी जो है वो मंडे से शुरू हुआ है, तो सेम जो मंडे से शुरू होने वाला जो कैलेंडर है, वो कौन सा मतलब साल होगा, वो चीज़ चेक करना है। और दूसरी बात है कि ये जो है वो क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो वो भी नॉन लीप ईयर होगा। कैलेंडर सेम होने के लिए तो वो भी नॉन लीप ईयर होना चाहिए ना। तो हम लोग को देखो करना क्या है ना, कि 2009 के बाद देखो कि सब साल में कितने सारे ऑड डेज हैं, और ऑड डेज जहाँ 7 आया, दैट मीन्स वो 7 आने वाला जो साल है, वो वाला साल हो जाएगा रिपीटेशन वाला। ठीक है, और ये जो है लीप ईयर है, उसमें 2 ऑड डेज होता है, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज होता है। ठीक है, 2009 के बाद अगर देखोगे 2010 है, 2010 में कितना हो जाएगा, ये नॉन लीप ईयर है तो 1 हो जाएगा। 2011 है, ये भी 1 हो जाएगा। 2012 है तो ये लीप ईयर है, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। 2013 है तो ये हो जाएगा 1। 2014 है, ये 1। 2015 है तो ये भी 1 हो जाएगा। 2016 ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 4, 5, 6, 7, तो 7 हो गया ना, दैट मीन्स तो जिस साल हम लोग को यहाँ पे 7 काउंट पूरा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे काउंट शुरू किया ना, यहाँ तक 4 हुआ, 5, 6, 7, यहाँ पे काउंट हम लोग को पूरा हो गया 7 का। ठीक है, तो जिस साल हम लोग का 7 का काउंट पूरा हो जाएगा, वो साल हम लोग का रिपीटेशन वाला साल हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 2015। ओके, अब देखो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें हम लोग ऑड डेज के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी को शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट ये है कि अगर लीप ईयर होता है ना, जैसे कोई भी लीप ईयर यहाँ पे गिवन रहता है, यहाँ 2009 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कोई लीप ईयर दिया हुआ रहता, तो वो जो लीप ईयर है ना, वो 28 साल के बाद रिपीट करता है, 28 ईयर्स के बाद। अगर लीप ईयर प्लस 1 साल बाद का है, जैसे यहाँ पे 2008 होता है लीप ईयर, उसके बाद 2009 है यहाँ पे, 2009 मतलब 1 साल बाद वो रिपीट करता है। कितने साल बाद, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल बाद रिपीट किया, तो 6 ईयर्स के बाद वो रिपीट करता है। अगर लीप ईयर +2 अगर होता है, तो वो 11 साल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, और लीप ईयर +3 अगर होगा, तो ये भी 11 साल के बाद ही रिपीट करेगा। और इसके बाद +4 हुआ, तो वो तो लीप ईयर ही हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 वर्ड याद रख सकते हो, 2 नंबर, एक 6 साल, एक 11 साल, ये याद रख सकते हो। ठीक है, तो कैलेंडर का पूरा का हम क्या बताएं कि वहाँ पे हम लोग को ऑड डेज देखना पड़ता है। अगर आपको कैलेंडर का क्वेश्चन आई थिंक ऐसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, तो हम लोग यूपीएससी वाले में भी सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो लेवल है यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का, दोनों को कैलेंडर के बेसिस पे सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ओके।
अब जैसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं वो क्वेश्चन। 23 का क्वेश्चन है जिसमें मार्च लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2008। ठीक है, आप लोग अगर देखे होगे PYQ तो ये क्वेश्चन भी देखे होगे। उसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2008 ये मंडे है। तो बताओ कि 31 मार्च 2011 कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करो ना, 2008 है, 2009 जो जाएंगे हम लोग, 2009 जाएंगे तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा डेज होगा, मतलब ऑड डेज तो 1 ही हो जाएगा ना। फिर 2010 में कितना हो जाएगा, इसमें भी ऑड डेज 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्च है ना, ओके, मार्च से मतलब फरवरी क्रॉस कर चुका है। ओके, 2010 हो गया और 2011। ओके, तो 2011 में यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना और डेज हो जाएगा, 2008 के बाद से अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, 2009 हो गया, 2010 हो गया, 2011 में हम लोग को देखना है तो यहाँ पे भी वन और डेज हो जाएगा। ठीक है, 3 और डेज हो गया। ठीक है, तो सेम डे अगर रहता है, जैसे यहाँ पे मंडे हो गया, मंडे को हम लोग 0 में काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे ना रिपीटेशन होता है वहाँ पर, इसीलिए। देन ट्यूजडे हो गया यहाँ पे 1, फिर वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया। ठीक है, ये यानी ये वाला हो गया 3 और डे, तो 3 हम लोग का मतलब थर्सडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम मंडे से हम ले रहे हैं तो मंडे से 0 है, वैसा नहीं है। यह गिवन है मंडे, इसीलिए हम मंडे को 0 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे वेडनेसडे दिया रहता है तो वेडनेसडे को हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं। ठीक है, कोई भी दिन को, अगर यहाँ पे कोई भी दिन नहीं दिया हुआ है तो एक रेफरेंस हम लोग खुद से ले लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग कैलेंडर का टॉपिक। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आते ही हैं। उसको या फिर हम लोग कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली वो एक रो में रहता है ना तो उसको सीटिंग अरेंजमेंट बोलो, या फिर कभी सर्किल में रहता है तो उसको वही टॉपिक में कंसिडर करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो एक 2023 का क्वेश्चन एक टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनूप एंड साहिल आर रैंक 7th एंड 11th। अनूप है, एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अनूप का है 7th रैंक है, और सुनील है, सुनील का है 11, सुनील है, एल है वो, 11th है। दैट मीन्स यहाँ पे 7th के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10th हो गया, ये 11th हो गया। फ्रॉम द टॉप मतलब इस साइड से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन द क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है, 31 है टोटल। देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। देखो हम लोग ये वाला डिस्कस किए थे, शायद हम यूपीएससी वाले मतलब लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि अगर लास्ट आया हुआ है, जैसे 31 अगर स्टूडेंट है तो कोई लास्ट आया हुआ है तो वो फनी वे में बोलता है ना, मैं तो फर्स्ट आया हूँ लेकिन पीछे से आया हूँ। ठीक है, तो अगर लास्ट आया है लेकिन बोलता है हम फर्स्ट आए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम फर्स्ट आए हो लेकिन पीछे से आए हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 32 -1 करेंगे तो आ जाएगा ना 31, मतलब उसका एक्चुअल रैंक जो है वो 31 है। अगर हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक ऐड कर दो, देन वो जो रैंक बता रहा है उससे माइनस कर दो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 32 से हम 7 को माइनस करेंगे, डैट मीन्स 25 हो जाएगा अनूप का रैंक पीछे से। ठीक है, और सुमित का रैंक के लिए 32 से माइनस करेंगे 11 को, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा सुनील का। ओके, यस, तो 25 एंड 21 ये दोनों हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था यूपीएससी में, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो बहुत आसान सा था। तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अब ऐसा करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, रैंडम यही जो टॉपिक्स हम लोग जो बताया ना वो सब सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग सैलोगिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, देन हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी और बताएंगे, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे। तो देखो जैसे अभी हम लोग जो जो टॉपिक पढ़े उसी में से कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। लाइक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेशन जो है
दैट इज देयर बिटवीन 6 and 16। 6 and 16 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन होगा 12 और किसके बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे बता देना, करेक्ट कर देना। जैसे 6 × 3 होता है 18, 18 - 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 12 × 3 और -2 कर सकते हैं। दैट मीन 36 - 34, 34 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो शायद ये हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लाइक 1 0 5 8 17 24। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे देखो जहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज वाला रहता है ना, तो वहाँ पे ये समझ लो कि 2 सीरीज तो होगा ही होगा। लाइक यहाँ पे 2 सीरीज होना चाहिए। ओके, और फाइन। दूसरा देखो 0 8 और 24 है, तो यहाँ पे 8 का ही मल्टीपल है, 0 के बाद 8 है, 8 के बाद 24 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का गैप हो गया, यहाँ पे कितना गैप हो गया, 12 का गैप हो गया। तो ऑब्वियस है कि 4 12, उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो हम लोग देखो मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा गैप देख करके सब कुछ ट्राई करके देखना चाहिए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 4 × 3 यहाँ पे किए, 12 × 3 अगर यहाँ पे कर देंगे 36 कर देंगे, तो 17 से 36 ऐड कर देंगे तो वो ऑप्शन में है नहीं। लेकिन दूसरा चीज़ अगर देखेंगे, ये दोनों के बीच का गैप अगर देखेंगे तो वो 8 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर ये दोनों का गैप जो होगा वो 8 का हो सकता है। तो अगर 8 का गैप हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 अगर होता है तो 17 + 20 ये हो जाता है 37, और 37 है ऑप्शन में, तो ये पॉसिबिलिटी है हम लोग का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पे आता है, मतलब एक मतलब मीनिंगफुल ऑर्डर लिखने के लिए, और दूसरा आता है डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी वाला तो मुझे लगता है कि आप सबसे हो जाएगा, और वो प्लीज़ वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं कभी भी। डिक्शनरी वाला बहुत ईजी रहता है। और मीनिंगफुल ऑर्डर वाला देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर वाले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर्स। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेन है, देन दूसरा में है कार, देन साइकिल, देन बस। ओके, तो एक ऑर्डर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे छोटा से बड़ा हम लोग कर सकते हैं। साइकिल ले सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, देन उसके बाद कार हो सकता है 2 हो जाएगा, देन बस हो जाएगा 4, देन 1 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये बी ऑप्शन है। तो ये मुझे मेरा लॉजिक कह रहा है कि यहाँ पे साइज़ के हिसाब से होगा। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देन क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लाइक ओके एक ऑर्डर है 4 और यहाँ पे 17 है, देन यहाँ पे सेम ऑर्डर में यहाँ पे 7 के साथ क्या होगा। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 आंसर। ठीक है, इसी तरह डायरेक्शन का क्वेश्चन एक है कि अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। क्या बताया था यहाँ पे डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दो, इससे क्या होगा, ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आई होप कि आप लोग के लिए आसानी होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुज जो है नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, इधर फेस कर रहा है। देन ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, 90 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, 90 डिग्री। देन 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, तो 180 मीन्स इधर आ गया, सॉरी थोड़ा सा ऐसे, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अगेन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही इधर ही जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे आया है इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब किधर है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट है ऑप्शन में, दैट मीन्स ए ऑप्शन में है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो करके यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करोगे ना, बहुत इजीली बिना मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए हुए वो सॉल्व हो जाता है हम लोग का क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया, एक यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि हाँ पता चलेगा क्वेश्चन कैसा कैसा था। ठीक है, तो अलजेब्रा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a + b = a/b + b/a। तो बताना है कि a² + b² का वैल्यू क्या होगा। ओके,
देखो इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, थोड़ा सा लॉन्ग तो है इसका, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो इक्वल ही हो जाता है, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाता है ऐसा केसेस में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी कर दो, तो यहाँ पे ए बी को दोनों बराबर कर देंगे, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। डैट मीन्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैथड है, यहाँ पे इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत कर देना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाओ। ओके, दूसरा क्वेश्चन एक था स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, कि ट्रेन का लेंथ है 140 मीटर और रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ए कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो कैट का भी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में कितना स्पीड है उसका, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताना है कि ट्रेन जो है क्रॉस करेगा कैट को कितनी देर में। ठीक है, कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है ना, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे देखा जाता है, मतलब सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम लोग को दिखते हैं। ठीक है, आई गेस कि आप लोग को यहाँ पे पता होगा रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो सेम डायरेक्शन में वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। एक और चीज़, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बदलना पड़ेगा इसको। तो इसको बदल दो, 42 है ना, 42 को क्या करेंगे डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, ये 6 के टेबल में अगर करते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 के टेबल में ये कितना हो जाएगा 7। ओके, तो हो जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 140/30 इंटू 3। ठीक है, 5 से अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 7 से कर रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, देन ये 4 हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट, ये हो गया 12। दैट मीन्स 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। 12 सेकेंड है आंसर में, हाँ है, सी ऑप्शन है आंसर में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरा जितना भी टॉपिक्स है उसको सबको कवर कर दिए। लास्ट एक टॉपिक बचा है वो सैलोगिज्म है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हो क्या चीज़ है। ओके, देखो सैलोगिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन पूछने की वजह से, मतलब उसका स्टाइल जो रहता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो बस वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट कर दिए, ये वाला सर्कल को हम लोग साइंटिस्ट लिख देते हैं। ओके, तो जितने भी साइंटिस्ट है सबके सब ग्रेजुएट है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाने लग जाना कि साइंटिस्ट से ग्रेजुएट होता ही है, वैसा नहीं। ठीक है, जो सिंपल में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट बस उसी को लेके चलना है। तो ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट्स है, तो ग्रेजुएट के अंदर में सबके सब साइंटिस्ट आ जाएंगे। नो सुपरवाइजर्स आर ग्रेजुएट, कोई भी सुपरवाइजर ग्रेजुएट नहीं है, मतलब ग्रेजुएट के अंदर में सुपरवाइजर होगा ही नहीं। ठीक है, तो सुपरवाइजर को यहाँ पे लिख देते हैं, बाहर में कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कंक्लूजन में कि नो सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट। फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब कंक्लूजन है नो सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट है, तो क्या कोई भी सुपरवाइजर साइंटिस्ट है, हो ही नहीं सकता है क्योंकि साइंटिस्ट इसके अंदर में है। तो फर्स्ट वाला सही है। नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर, नो ग्रेजुएट्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग, ओके आप लोग समझ गए ना, ग्रेजुएट है ये। ठीक है, यहाँ पे नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर, दैट मीन्स बी भी सही होगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करने जैसा है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये बोला गया था कि नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर, जो ग्रेजुएट नहीं है वो सुपरवाइजर है। ठीक है, क्या बोला गया, जो ग्रेजुएट नहीं है वो सुपरवाइजर है, लेकिन हम लोग को जो प्रेमाइसिस है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वहाँ लिखा था कि नो सुपरवाइजर, कोई भी सुपरवाइजर ग्रेजुएट नहीं है। तो उसका उल्टा यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगर नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट्स है तो उसका उल्टा नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर जरूरी नहीं है, दैट मीन्स ये वाला जरूरी नहीं है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन में है कि ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट कहाँ पे है, ऐसा तो कोई कंपलसरी है नहीं, मतलब शॉर्ट देखना है कि शॉर्ट है कि नहीं, कंपलसरी है कि नहीं वो। ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट वो तो वैसे भी नहीं है, तो डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, दैट मीन्स सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग राउंड करके सर्कल बना करके हम लोग साइलोगिज्म का सॉल्व करते हैं। ओके,
एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सम रैट्स आर कास्ट्स। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक शायद हो सकता है, नॉट श्योर। ये जो पीडीएफ है मेरे पास उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सम रैट्स है, हो सकता है वो कैट्स होगा, कास्ट नहीं होगा। तो रैट्स है ये, ठीक है, ये कैट्स है, ठीक है। दूसरा है सम कैट्स आर डॉग। तो देखो सम कैट्स आर डॉग यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग कॉमन, लेकिन हम लोग आइडियल केस लेके चल रहे हैं सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ, तो यहाँ पे भी देखो नो डॉग इज ए काउ, तो यहाँ काउ को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन काउ इधर से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कैट में रैट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट आउट कर देते हैं। नो डॉग डॉग इज काउ। अब कंक्लूजन ये बोला जा रहा है, ओके, कि नो काउ इज कैट। फर्स्ट है नो काउ इज कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई भी काउ को बोला जा रहा है कैट नहीं है, तो यहाँ पे कैट का तो कुछ रेशियो तो डॉग भी है ना, और नो डॉग इज ए काउ दिया हुआ, दैट मीन्स फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नो काउ इज कैट। फर्स्ट वाला जो है नो काउ इज कैट, वो हो सकता है कभी कभी ट्रू हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रू होगा। अगर यहाँ पे डॉग को अगर यहाँ पे कर देंगे, मतलब कैट को अगर यहाँ पे, काउ को अगर थोड़ा सा पोर्शन में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ तो हो भी गया ना। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी अगर ये वाला केस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर ये केस लेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। तो मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, तो डेफिनेटली है नहीं, तो फर्स्ट वाला नो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या थी, क्या चीज़ है, नो डॉग इज रैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर कि इट मे बी ट्रू बट नॉट डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखो नो डॉग इज ए रैट, यहाँ पे अभी फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पे सेपरेट आउट किया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये भी हम लोग को श्योर नहीं है, तो इसीलिए इसको भी कैंसिल कर देंगे। थर्ड में हम लोग को दिया हुआ है कि सम रैट्स आर, सम कैट्स आर रैट, तो ये वाला हमेशा शुरू होगा, सम रैट्स आर कैट, तो हमेशा शुरू ट्रू है ना, यहाँ पे भी शो कर रहा है और ऐसे भी गिवन ही था स्टेटमेंट में, तो दैट मीन थर्ड वाला सही होगा। तो एक ऑप्शन हम लोग का है यहाँ पे कि ओनली 3 फॉलोज, तो वो वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो साइलोगिज्म का ऐसे ही कि हम लोग यहाँ पे सर्कल आउट करके थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि कौन कॉमन है, कौन सेपरेट आउट किया हुआ है, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज देखा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कि जितने भी टॉपिक्स है, लाइक जो कोडिंग डिकोडिंग था, या फिर अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज था, या अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, या ऑड वन आउट है, या फिर ये कह सकते हैं रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, जितने भी है सब हम लोग यहाँ पे कवर करके देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो आप लोग कहीं पे भी अगर डाउट अगर होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग का रिवीजन यहाँ पे अच्छे से पूरा हो जाता है, ठीक है, और आप लोग का अच्छा से एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। और आप लोग का देखो सी सेट वाला हम लोग क्या बताया था पोर्शन में, कि सिर्फ अगर रीजनिंग और मैथ अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स रिलाई कर रहे हैं तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है कितना, 33 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करना है, मतलब 66 मार्क्स स्कोर करना ही करना है। इसीलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि मैथ रीजनिंग के साथ साथ अगर आप लोग दूसरे सेक्शंस को, या फिर हिंदी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ग्रामर वाला पोर्शन को आराम से कर सकते हो। इंग्लिश का ग्रामर और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी है, उसको भी कवर कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, डिसीजन मेकिंग पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग के लिए ईजी है तो देन फाइन, अदरवाइज आप इंग्लिश, हिंदी को भी कवर कर सकते हो। इसमें 10 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट कर लेते हो ना, बहुत चांसेस हो जाता है कि आप सीसेट क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सीसेट की वजह से, मतलब आप लोग ना फंसे, ठीक है। सीसेट की वजह से फंसने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको इतना मेहनत है और सिर्फ एक पेपर की वजह से, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर है उसकी वजह से फंस जाते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो कि सीसेट की वजह से ना फंसो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बाय, टेक केयर।